इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली से जुड़ी हुई, जिस पर आज एक बार फिर से दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच बातचीत होनी है। आज इस बैठक में आखिरी फैसला हो सकता है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि एक दिन पहले इस मुद्दे पर हुई बैठक के बाद किसानों ने पुलिस को रैली की मंजूरी देने के लिए एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में पुलिस और किसानों के बीच बैठक में बनी सहमति से तय हुए रैली के रूट का भी जिक्र किया गया, जिस पर पुलिस ने अपनी कुछ शर्तें दी है और इन शर्तों पर किसानों को अब अपना जवाब देना है। खबर है कि दिल्ली पुलिस किसी भी हालत में आउटर रिंग रोड या फिर दिल्ली के किसी भी अंदरूनी इलाके में किसानों की ट्रैक्टर रैली को मंजूरी नहीं देगी। वहीं कल हुई बातचीत के बाद किसान संगठनों ने दावा किया था कि ट्रैक्टर रैली को मंजूरी मिल चुकी है। किसान संगठनों के मुताबिक 100 किलोमीटर के दायरे में यह रैली होगी, लेकिन अभी इसका रूट तय नहीं है और आज इस फैसला हो सकता है इस पूरे मसले पर। लेकिन इस ट्रैक्टर रैली के लिए दूसरे शहरों से भी किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक रैली के रूट का नक्शा पुलिस देगी। वहाँ पर लोग हैं अपने, वे आ जाएंगे, शायद कल तक वो पूरा पुलिस भी और वो भी बता देंगे। और वो कोऑर्डिनेटर अब आपस में कर रहे हैं, वे यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस और अपने किसान मोर्चे के जो लोग हैं। गाजीपुर से क्या आपका रूट है? कुछ बताया है कुछ पुलिस वालों ने? वो यहाँ से सीधा रहेगा अक्षरधाम की तरफ और फिर वहाँ से कहीं से घूमेंगे वे, फिर इधर जाकर कहाँ से वो आ जाएगी, वो पूरा वो बनाकर दे देंगे वे। और ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी सिंगू बॉर्डर पर मौजूद है। किसानों को यहां बैठक करके फैसला लेना है, लेकिन आनंद तिवारी, जो आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि पुलिस ने साफ कर दिया है वो किसी भी कीमत पर रैली की मंजूरी नहीं दे रही है। क्या खबर आ रही है आप तक पुलिस सूत्रों के हवाले से? जी देखिए प्रशांत, जो सबसे बड़ी खबर है जो न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है, जो सीनियर अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने साफ कर दिया है कि आउटर रिंग रोड पर और दिल्ली के किसी भी अंदरूनी इलाके में किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन किसानों को नहीं दी जाएगी। केवल जो आपसी सहमति से रूट तय हुए हैं कल की मीटिंग में, उन्हीं रूट पर किसान ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं। उन ट्रैक्टर की स्पीड जो है वो भी तय की गई है कि 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार में ही आपको वो ट्रैक्टर चलाना है। तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा। और ये भी साफ कर दिया है, कल देर रात को ही किसानों ने परमिशन का लेटर जो दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन अब तक पुलिस ने अपनी परमिशन को ग्रांट नहीं किया। ये बड़ी खबर है। अभी भी पुलिस ने कुछ शर्तें रखी हैं, उन शर्तों को किसानों को मानना होगा, उसके बाद ही आपसी सहमति पूरी तरह से बन पाएगी। लेकिन 4:30 बजे जो स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस से दीपेन पाठक वो एक बड़ी ब्रीफिंग करने वाले हैं और उसमें तमाम इन चीजों को भी वो रखेंगे मीडिया के सामने की क्या क्या चीजें रूट मैप में तय हुई हैं और क्या क्या गाइडलाइन का पालन किसानों को करना होगा, किन किन रूट पर उन्हें इजाजत दी गई है जहां पर वो अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं आनंद की, अभी पुलिस ने साफ कर दिया है किसी तरह की कोई परमिशन ट्रैक्टर रैली के लिए नहीं दी गई है और पुलिस कभी भी आउटर या इनर लाइन पर इस तरह की रैली की परमिशन नहीं देगी। शर्तों की बात कही गई है, जवाब किसान नेताओं को देना है। लेकिन किसान नेता की तरफ से जो जवाब आ रहा है वो क्या है, आप सुनिए। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कह दिया कि अगर पुलिस की इजाजत नहीं मिली तो भी ट्रैक्टर रैली वो करके रहेंगे। पुलिस क्या कर रही है या नहीं कर रही वो दिल्ली पुलिस जाने। हम तो ऐलान किया हुआ है जो रूट अपना रिंग रोड है जो अंदरला, उस पर मार्च करने का ऐलान किया हुआ है। संयुक्त मोर्चे वालों किसान जथेबंदियों ने किया हुआ है। जो रूट इन्हों का बन गया है या की मंजूरी देती है या नहीं देती है वो बारे हमें कोई अजे बहुता मालूम नहीं है, पता लग जाएगा आज। बाकी का यही है भी दिल्ली पुलिस इजाजत दे चाहे ना दे, लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। जावेद सिंगू बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, किसान यहां पर बातचीत करने वाले हैं, लेकिन बड़ी खबर जो आनंद दे रहे हैं कि पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। तो जो किसान नेताओं का दावा था वो तो अब तक झूठा साबित हो रहा है। क्या रणनीति है अब किसानों की? देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। कल मीटिंग में यही तय हुआ था। जो किसान नेताओं ने बताया कि आपसी सहमति तीनों राज्यों की पुलिस और किसान नेताओं के बीच में बन गई है। किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा था कि वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे। रूट को लेकर भी सहमति हो गई है, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें हैं, कुछ रूट्स हैं, उनको तय किया जाना बाकी है और वो फाइनल रूट किसान नेताओं की तरफ से बताया जाएगा। हालांकि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की तरफ से बताया जाए
कि क्या रूट है। अभी तक आधिकारिक घोषणा रूट की किसानों की तरफ से नहीं हुई है, उसी का इंतजार हो रहा है और किसान नेता लगातार इस पर आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये अहम है कि दिल्ली में अगर वो प्रवेश करते हैं तो कहां तक जाएंगे, क्योंकि कल किसान नेताओं ने पुलिस की मीटिंग के बाद साफ तौर पर कहा था कि वो दिल्ली में तो प्रवेश करेंगे, इस बात पर सहमति बन गई है, लेकिन किन किन इलाकों से उनका किसान परेड गुजरेगी इस पर अभी अंतिम मोहर लगना बाकी है। और लगातार किसान ये कह रहे हैं कि बैरिकेड जो है पुलिस हटाएगी, ये बात सहमति इस बात पर हो गई है, लेकिन रूट क्या होगा ये अभी किसान नेताओं की तरफ से बताना बाकी है। जी, लेकिन किसान नेताओं का दावा यह था कि पुलिस से मंजूरी मिल चुकी है, शर्तों के साथ वो रैली निकालने जा रहे हैं, लेकिन अब पुलिस ने यह साफ जाहिर कर दिया है, जो हमारे सहयोगी आनंद तिवारी खबर दे रहे हैं कि पुलिस ने दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में किसी भी तरह से इजाजत नहीं दी है। किसान नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं वो भी जरा गौर से सुनिए। हमने नहीं, वो तो उन्होंने ही रूट मैप कर रखा है और अभी अधिकारी और आ जाएंगे, उनको हम फाइनल कर लेंगे, उनसे पूछ जाएंगे कौन कौन सा तय हो गया। ये यहाँ से ही है, आगे से ही। कितने ट्रैक्टर आपके साथ रहेंगे? कुछ सारे ही रहेंगे ट्रैक्टर, तो जो गांव में सा होगा वो सारा ही चलेगा। दिल्ली का तो घूम का होगा भाई, अपने जो टायर है उसके वही, यहाँ वो दिल्ली की जमीन पर जरूर टेक्का का हो। कुछ उसके साथ झांकियां भी कुछ निकालेंगे? हाँ, झांकी भी रहेगी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जो बड़ी खबर दे रहे हैं। आनंद, किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि यह पुलिस ने ही सुझाया रास्ता है, कुछ बातचीत और आज आगे होनी है। दावा जो किसान नेताओं की ओर से किया जा रहा है, कैसे अब उसे जनता देखे अगर पुलिस डिनाई कर रही है? जी देखिए प्रशांत, एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है जो दिल्ली पुलिस सोर्सेज से हमें मिल रही है कि रूट जो तय हुए हैं किसानों और पुलिस के आपसी सहमति से, जो सोर्सेज से अभी जानकारी आई है उसमें नंबर 1 सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड रैली जो चलेगी वो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंझावला बबाना ओचंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी, यानी कि अंदरूनी इलाके में ये ट्रैक्टर रैली नहीं आएगी, बॉर्डर पर रहेगी। इसके अलावा नंबर 2 टीकरी बॉर्डर का भी इसमें जिक्र है। टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड रैली जो है वो नागलोई नजफगढ़ ढांसा बादली होते हुए KMP पर चली जाएगी। ये भी अंदरूनी इलाके के बाहर का इलाका, यानी जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बताया कि अंदरूनी इलाके में ट्रैक्टर रैली की परमिशन नहीं दी जाएगी। वहीं नंबर 3 गाजीपुर, जहां से राकेश टिकैत लगातार मंच संबोधित करते हैं, किसानों को नेतृत्व करते हैं। गाजीपुर यूपी गेट से होते हुए ट्रैक्टर परेड रैली जो है अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए दुहाई यूपी में चली जाएगी। तो ये 3 अहम जो पॉइंट है हमने अभी अपने दर्शकों को बताए हैं, जिस पर पुलिस और किसानों के बीच में सहमति बनी है। लेकिन शाहजहांपुर और पलवल से ट्रैक्टर परेड के बारे में किसान नेताओं ने अभी क्लियर नहीं किया है। पुलिस ने अपनी कुछ शर्तें रखी है, उन शर्तों को मानना जरूरी होगा किसानों के लिए, और उसी को लेके जो स्पेशल सेपी बड़ी खबर दे रहे हैं आप आनंद इस वक्त। ये बेहद अहम बात भी है जो किसान नेताओं के दावे से बिल्कुल उलट है। जो खबर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी दे रहे हैं वो ये, पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से दिल्ली के भीतरी इलाके में रैली की इजाजत नहीं दी गई है। दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें, 3 कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं कुछ किसान नेता, दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन वो ट्रैक्टर रैली दिल्ली के भीतर निकालना चाहते हैं, पुलिस ने इससे इनकार किया। लेकिन आनंद, जो बात अब आप कह रहे हैं कि पुलिस ने सिर्फ बाहरी इलाकों में ही रैली की बात कही है, अभी इस पर क्या सहमति नहीं बनी है, यह समझा जाए। जी देखिए प्रशांत, कल फुल ड्रेस रिहर्सल थी, 23 जनवरी थी। उस फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव वो नई दिल्ली जिला में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग करी थी। जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि वहां पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया था कि आउटर रिंग रोड पर और दिल्ली के किसी भी अंदरूनी इलाके में कंटेंजेंसी एरिया में, यानी कि जहां पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता है, वहां पर किसी भी सूरत में किसी किसान ट्रैक्टर रैली को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और उसको देखते हुए तमाम अधिकारियों को ये पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं कि वो कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहें और कानून व्यवस्था कोई भी अगर तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कल की अहम बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये ब्रीफिंग दी है और उसके बाद देर शाम तक कल सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की बातचीत हुई है। जो रूट मैप हम आपको बता रहे हैं, ये रूट मैप वहीं पर तय हुआ है। इस पर फाइनल सहमति जो है वो किसानों को मुहर लगाना है। पुलिस ने अपनी शर्तें किसानों के सामने रख दी हैं कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन दी जाएगी,
लेकिन जी। दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में नहीं दी जाएगी। सबसे आउटर रिंग अहम रोड पर नहीं बात दी है जाएगी। ये जो आनंद आप कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर परमिशन नहीं दी गई है। जिस तरह का दावा किया गया किसान नेताओं की ओर से कि पुलिस से सहमति और परमिशन मिल चुकी है, लेकिन पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली के भीतरी इलाकों में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं दी गई है। बेहद संवेदनशील ये इलाका है, विदेशी मेहमान आमंत्रित होते हैं और किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन करने पर सख्ती से पेश आएगी अब दिल्ली पुलिस। यह रुख साफ कर दिया गया है। जावेद हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। जावेद, किसानों को तय करना है कि क्या वो इस तरह से अब निर्देशों का उल्लंघन करके भी रैली करेंगे या फिर पुलिस की बात मानेंगे। क्या रुख इस वक्त दिखाई देता है जहां मंथन चल रहा है सिंघू बॉर्डर पर? देखिए, लगातार जो किसान हैं वो इस बात पर कायम है कि वो रैली तो करेंगे, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे। जिस तरह आनंद अभी खबर दे रहे हैं उसमें ये बात तो दिख रही है कि दिल्ली में रैली प्रवेश करेगी, लेकिन वो दिल्ली के आउटर इलाके में ही एक तरह से रहेगी। दिल्ली के भीतरी इलाकों में नहीं जाएगी, आउटर रिंग रोड पर नहीं जाएगी और वो हरियाणा में दाखिल होगी और यूपी में दाखिल होगी। तो ये साफ हो गई है। अब ये आधिकारिक रूप से किसान नेताओं की तरफ से आना बाकी है कि क्या वो इस रूट पर अंतिम मोहर लगाते हैं या नहीं। हालांकि किसान नेताओं ने साफ तौर पर कल कहा था कि पुलिस के साथ उनकी रजामंदी बन गई है, सहमति बन गई है, किसान परेड करेंगे। लेकिन क्या ये माना जाए कि क्या बैठक में इन्हीं रूट्स पर जो है किसान नेताओं ने अपनी सहमति दर्ज कराई थी? क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान रूट्स को लेकर किसान नेताओं की तरफ से नहीं आया है और ना ही कोई रूट्स किसान नेताओं की तरफ से साझा किया गया है। तो ये अब देखना बाकी है कि क्या ये जो रूट्स अब आनंद बता रहे हैं इस पर राजी होंगे किसान नेता। तो ये है मुद्दे की बात कि किसान नेताओं ने कह दिया इजाजत मिले या ना मिले वो रैली भीतर करेंगे, दिल्ली के अंदर दाखिल होंगे। लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि संवेदनशील मामला है, दिल्ली के भीतर इजाजत नहीं है। फैसला किसान नेताओं को करना है कि जो रूट सुझाया गया पुलिस की ओर से क्या उस पर वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और पुलिस ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन एक और मसला, एक और अहम पेच किसान आंदोलन से ही जुड़ा, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान पकड़े गए एक लड़के को, जो संदिग्ध लड़का था, उसका मामला अब लगातार उलझता जा रहा है। पहले जो लड़का कह रहा था कि उसे आंदोलन में गड़बड़ी फैलाने के लिए भेजा गया, उसने अब हरियाणा पुलिस के सामने यह बयान दिया कि उसने मारपीट की डर से ही किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया था और दावा किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डर गया था और इसी वजह से उसने वहां जो बात कही वो सब झूठ थी। किसान प्रदर्शन का 59वां दिन। आंदोलन में किसकी साजिश? किसानों को उकसाने का प्लान। इन दोनों तस्वीरों में एक रात का फर्क है। एक तस्वीर में चेहरे पर नकाब है और दूसरी में चोटों के निशान नजर आ रहे हैं। ये एक ही शख्स की तस्वीरें हैं और दावा चौंकाने वाला। जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है वो। मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई उन्होंने, फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप एसएचओ राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे। हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स ने पहले आरोप लगाया कि उसे किसी पुलिसकर्मी ने इस बात के लिए धमकाया था कि वो आंदोलन के दौरान गोली चलाने की बात कहे। शुक्रवार को किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अपने बयान में किया था ये दावा। हमारा प्लान ये था कि जो 23 तारीख को है, 23 तारीख को जो हमारी दिल्ली से टीम आई थी, उसने दो जगह दो जगह हथियार दिए हैं। बोलो, फिर से बोल देना अच्छी तरह। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते
तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। कुछ सुना आपने? मुंह पर सफेद रुमाल लगाए और काली जैकेट पहने ये लड़का क्या कह रहा है, इससे पहले हम कुछ कहें, अब इस लड़के का ये बयान भी सुन लीजिए। दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो टीम होगी, जो हमारी टीम होगी, वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है, ठीक है। इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी, उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी, उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। दरअसल किसान नेताओं का दावा है कि उन्होंने शुक्रवार रात सिंघू बॉर्डर पर एक लड़के को पकड़ा, जिसे 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के दौरान उसमें गड़बड़ी फैलाने के लिए भेजा गया था। इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, वो पकड़ा गया। इस संदिग्ध लड़के को पकड़ने के बाद किसानों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन अगले ही दिन यानी शनिवार सुबह कहानी में नया मोड़ आ गया। लड़के ने यह दावा किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जो इल्जाम सरकार और पुलिस पर लगाए थे, वो कुछ किसानों के डर से और उनके दबाव में लगाए थे। सरकार या पुलिस की इसमें कोई भूमिका नहीं है। आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगी जैसे हम तेरे को बोलेंगे, तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है, तो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहाँ जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए। अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगी अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी ऐसे। सिंघू बॉर्डर से पकड़े गए शख्स का नया वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार से बातचीत खत्म होने के बाद आंदोलन को भड़काने की कोशिश की गई? आखिर क्यों उस शख्स को मार पीट कर बयान दिलाने के लिए मजबूर किया गया? क्या बयान दिलवाकर आंदोलनकारी किसानों को भड़काने की कोशिश की गई? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। इस मामले पर किसान नेताओं का आरोप है कि उनके आंदोलन को तोड़ने और 26 जनवरी को उनकी ट्रैक्टर रैली के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची गई है। फिलहाल हरियाणा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक की जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है उसमें ये चीज़ें आई हैं कि सबसे पहले जो एलिगेशन था कि कोई SHO राई इंस्पेक्टर प्रदीप का एलिगेशन था कि जी कोई किसी उसने उसकी टास्किंग कर रखी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ना तो कोई प्रदीप नाम का इंस्पेक्टर ज़िले के अंदर है और ना ही कोई प्रदीप नाम का मुलाजिम राई थाने के अंदर है। दूसरा, कुछ उसके अंदर एलिगेशंस थे कि इसके पास लैंडलाइन नंबर से कुछ कॉल्स आती थी, तो वो भी बिल्कुल किसी भी उसकी हमने कंप्लीटली उसकी डिटेल्स सारी हमने निकाली हैं। ऐसा कोई भी सबूत नहीं आया अभी तक की जांच के अंदर। कोई किसी टाइप की वेपन्स की बात सामने नहीं आई। जो इसने उसमें कहा था कि जी 10 बंदे और हैं, कोई 50-60 युवक और आ रखे हैं, ना इसकी किसी भी मतलब जो पूरी इसकी CDRs का एनालिसिस हुआ, इसके जो जिनके साथ भी इसने पूरे पिछले कुछ दिन स्पेंड किए उन सब से पूछताछ में ये ऐसी चीज़ें कोई भी पुष्टि नहीं हो रही उनकी। और इसका कहना है कि मेरे साथ मारपीट की गई और बाकी इसके हमने जब जैसे ही हमें हैंड ओवर हुआ था तो हमने इसका मेडिकल वगैरह इसका करवाया है, जिसमें डॉक्टर साहब ने इसको कुछ इसके निशान बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे बैक के ऊपर। तो इसके नील वगैरह पड़े हुए हैं, लाछें पड़ रखी हैं। तो वो इसका कहना है कि मेरे को वहाँ पे कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की और इसके ऊपर जिसके कारण ये
इसने डर के मारे ये सारे बयान दिए वहाँ पे। अभी तक तो ये यही कह रहा है कि मेरे को उन्होंने कुछ ट्यूटर किया, कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाई, तो इस टाइप से ये सारी तथ्य सामने आ रहे हैं। फिलहाल योगेश हरियाणा पुलिस की न्यायिक हिरासत में है और वो इस मामले की जांच कर रही है। तो ये वो संदिग्ध जो घुसा था उन किसान नेताओं के बीच, वो अपने बयान से पलट गया। कहा कि मारपीट और शराब पिलाने के बाद ये झूठा बयान दिया था, पेच यहां उलझ गया। लेकिन अब जो पुलिस ने दावा किया है वो एक नई बात है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जो बड़ी खबर दे रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली के लिए इजाजत पुलिस ने दिल्ली के भीतरी इलाकों में इन्हें नहीं दी है। आनंद, क्या अब पुलिस की ओर से साफ हो चुका है? किसान नेता तो ये कह रहे हैं इजाजत मिले ना मिले वो तो दाखिल होंगे, रैली करेंगे। जी देखिए प्रशांत, कल दिल्ली पुलिस ने अपनी ब्रीफिंग में जो दिल्ली के मुखिया हैं उन्होंने साफ कर दिया है, तमाम जिलों के डीसीपी, दूसरी यूनिट के जो अधिकारी थे, तमाम जो ज्वाइंट सीपी, रेंज के जो स्पेशल सीपी हैं, कि दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में, आउटर रिंग रोड पर और कंटेंजेंसी एरिया, मतलब जहां पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता है, इन तमाम जगहों पर किसानों को और किसानों के ट्रैक्टर को आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। किसी भी सूरत में अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी बात है कि कानून का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का स्टैंड अब दिल्ली पुलिस ने लिया। जावेद, यहां किसान क्या मंथन कर रहे हैं? क्योंकि कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि पुलिस से परमिशन मिल गई है और वो रैली उसी रूट पर निकालेंगे, लेकिन अब कार्रवाई की बात तक करने लगी है पुलिस। देखिए, किसान नेताओं के उसी रुख के बाद क्या बयान आता है इसी का इंतजार हम कर रहे हैं। लगातार किसान नेता यही कह रहे हैं कि पुलिस के साथ जो है सहमति बन गई है, वो ट्रैक्टर परेड करेंगे, दिल्ली में प्रवेश करेंगे, लेकिन रूट क्या होगा ये किसान नेताओं की तरफ से अभी तक नहीं बताया गया है। कल हालांकि ये जरूर कहा गया था किसान नेताओं की तरफ से कि रूट को लेकर मोटे तौर पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ छोटी बातें रह गई हैं जिसे अंतिम रूप देना बाकी है। लेकिन अभी बिल्कुल जावेद, लेकिन अब जो स्थिति है वो उलट नजर आती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि किसानों को किसी तरह से दिल्ली के भीतर रैली की इजाजत मिली है। लेकिन मामला यही नहीं गरमा रहा, उधर पश्चिम बंगाल में भी सियासत गरमा रही है और मुद्दा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रिएक्शन। ममता बनर्जी एक बार फिर से दरअसल जय श्री राम के नारों पर भड़क गई है। ममता कल सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया, कुछ लोग जो सामने बैठे थे जय श्री राम के नारे उन्होंने लगाए और ऐसे में ममता बनर्जी नाराज हो गई, भड़क गई। उन्होंने इसे अपना अपमान भी करार दिया है। करीब 1 मिनट बोलने के बाद आगे उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और माइक से दूर चली गई। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। और जय बांग्ला बोलकर इसके आगे कुछ भी कहने से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया। लेकिन बीजेपी ने इसी बात को मुद्दा बना लिया कि जय श्री राम का नारा लगाने पर ममता बनर्जी भड़कती क्यों हैं। बीजेपी अध्यक्ष जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने दावा किया कि बंगाल के गांव-गांव में दरअसल जय श्री राम का नारा लगने लगा है और इसीलिए ममता बनर्जी अब बौखलाई हुई हैं। दिलीप दा, क्या हुआ कि ममता दीदी को जब जय श्री राम के स्लोगन पे गए तो वो गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि मैं बॉयकॉट करती हूँ आज के प्रोग्राम का, स्पीच का। ममता दीदी को गुस्सा क्यों आती है? जय श्री राम बोलने से गुस्सा करने का क्या कारण है? उन्होंने ये सब शुरू किया। आज बंगाल में गांव-गांव में जो जय श्री राम हो रही है, बच्चे महिलाएं सब बोले, इन्हीं के कारण वो क्यों बौखला जाती है, रिएक्ट क्यों करती है? नहीं करना चाहिए। सरकारी प्रोग्राम है तो इस तरह के पार्टी के स्लोगन नहीं लगाना चाहिए। जय श्री राम थोड़ी ना पार्टी का है, पूरा देश में हो रहा है, हर प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं। उनके पार्टी के लोग रामनवमी यहाँ जुलूस निकालते हैं, हनुमान जयंती में निकालते हैं, वो क्या पार्टी का हो गया है क्या? इस प्रकार रिएक्ट करने से लोग इसको मौका मिलता है लोगों को प्रोवोक करने के लिए। क्या आपको लगता है कि एक मौका दे दिया उन्होंने प्लेटर पे बीजेपी को? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने बताया था कि जिस तरह से सड़क पे उतर के वो लोगों को धमकाने लगे थे जब जय श्री राम के स्लोगन लगे थे तब। नहीं, उनको चुप रहना चाहिए ना, उल्टा प्रोवोक हो जाता है लोगों को।
रास्ता में क्या, मैं जहाँ जाता हूँ सब जगह गो बैक स्लोगन आता है, काला झंडा दिखाया जाता है। आज नहीं, सालों से हो रहा है। हम थोड़ी ना प्रोवोक करते हैं, हम लोगों को और मैसेज देते हैं, लोग आज भाजपा में जुड़ रहे हैं। शांति से लेना चाहिए। तो ये इस तरह से अब बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया ममता बनर्जी ने कि जय श्री राम का नारा लगाने पर वो भड़क क्यों जाती हैं। लेकिन अब कई राजनीतिक दलों की जो राय आ रही है उसमें सबसे खास कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राय अलग अलग है। बंटी हुई राय कांग्रेस नेताओं की आ रही है। ममता बनर्जी नाराज हो गई। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के साथ खड़े हुआ अपना पोस्टर दिखाया है, इसे उनका अपमान बताया है। तो वहीं कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता पीएल पुनिया ने साफ कर दिया कि नारों से नाराजगी की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। একজন মহিলাও বটে, একটা মঞ্চে একটা মহিলা যখন বক্তৃতা যাচ্ছে তখন উন্মাদের মতন চিৎকার করে জয় শ্রীরামের ধ্বনি দিয়ে আসলে এটা একটা পরিকল্পিতভাবে মমতা ব্যানার্জিকে অপমান করার ব্যবস্থা হয়েছে। তাই আমি এই ঘটনার तीव्र प्रतिबाद करছি এবং এই ঘটনার निंदा করছি। चुनाव के माहौल को देखते हुए हर राजनीतिक दल अपने आप को करता है। उन्होंने ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज़ किया। ममता बनर्जी ने कार्यक्रम का एक किस्म से बहिष्कार किया कि सरकारी कार्यक्रम उसकी कोई गरिमा होनी चाहिए, ये कह के किया। ये उनका अपना निर्णय है। ममता बनर्जी भड़की हुई हैं तो कांग्रेस की राय बटी हुई है। लेकिन बीजेपी को जो मुद्दा मिला है इसके बाद अब बढ़ चढ़कर बयान बीजेपी नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने तो ममता बनर्जी की नाराजगी को सीधे राम का अपमान करार दिया है। में बीजेपी नेता राकेश सिन्हा है। सर, विक्टोरिया मेमोरियल प्रोग्राम में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। ममता बनर्जी ने एक साथ मंच का, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का और तीसरा भगवान श्री राम का अपमान किया है। भगवान श्री राम के नारे लगने पर यदि ममता बनर्जी को आपत्ति होती तो उस आपत्ति को अपने भाषण में दर्ज कर सकती थी, लेकिन जय श्री राम के नारे को अपनी बेइज्जती मानना यह दिखाता है कि ममता बनर्जी श्री राम के नाम से ही नफरत करती हैं। यह पहला अवसर नहीं है। पश्चिम बंगाल के टेक्स्ट बुक में राम के नाम से जो भी चीज़ें थी उसे बदल दी गई। ममता बनर्जी ने रामनवमी की शोभा यात्रा पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। तो घोर हिंदू विरोधी शासक के नाते उन्हें जय श्री राम से न सिर्फ परहेज है बल्कि उसे वो नफरत की दृष्टि से देखती है। बीजेपी अब इसे मुद्दा बना रही है क्योंकि जय श्री राम के नारे को सुनते ही ममता बनर्जी का पारा इस कदर चढ़ा कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी और अपने भाषण को शुरू करने से पहले खत्म भी कर दिया। ममता बनर्जी के इस तरह के बर्ताव ने अब पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है और इससे पहले भी चाहे पीएम की कोई घोषणा हो, ममता बनर्जी इसी तरह से रिएक्ट करती दिखाई दी हैं और ऐसा ही कुछ बर्ताव उन्हें देखने को मिला जब केंद्र सरकार ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर घोषित किया। देशनायक दिवस क्यों होबे ना? पराक्रम दिवस। क्या है पराक्रम? देश ने यह भी तय किया है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। नारों से तिलमिलाई ममता। जय श्री राम के उद्घोष से आग बबूला हुई ममता। पीएम के सामने जाहिर की नाराजगी। गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। बंगाल विधानसभा चुनावों का सियासी रण अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां कदम दर कदम सियासी दलों के बीच माइलेज लेने की होड़ सी चल पड़ी है। आज़ाद हिंद फौज के नायक और देश की आज़ादी के सूत्रधार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बंगाल में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। एक तरफ इस जयंती को बीजेपी ने पराक्रम यात्रा के तौर पर मनाया
तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस दिवस को देश नायक दिवस का दर्जा दिया। लेकिन इसी दौरान जब ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल में माइक संभालने वाली थी तो लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष शुरू कर दिया, जिससे तिलमिलाई ममता बनर्जी ने मंच से ही पीएम मोदी के सामने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। दरअसल विक्टोरिया मेमोरियल में पीएम मोदी के भाषण से पहले बतौर प्रोटोकॉल ममता बनर्जी को संबोधन करना था, लेकिन इससे पहले कि ममता संबोधन में 2 शब्द कह पाती, भीड़ ने उन्हें देखकर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके असर ने ममता बनर्जी को एक बार फिर आग बबूला कर दिया और उन्होंने मंच से ही किसी भी तरह का संबोधन देने से इनकार कर दिया। आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ममता बनर्जी के इस रिएक्शन के बाद सियासी गलियारों में भी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। जय श्री राम के नारे से स्वागत, ममता जी अपमान मानती हैं, कैसी राजनीति है। उधर टीएमसी नेता नुसरत जहां ने इस मामले में बीजेपी पर पलटवार किया है। राम का नाम गले लगा के बोले, ना कि गला दबा के। मैं ऐसे सरकारी कार्यक्रम जिसमें स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही हो, मैं इस तरह के राजनीतिक और धार्मिक नारे लगाए जाने की कड़ी निंदा करती हूं। इस मामले में आरजेडी ममता बनर्जी के बचाव में उतर आई है, जबकि बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। ममता दीदी का जिस तरह से अपमान किया गया, जय श्री राम के नारे इस कार्यक्रम में लगाए गए, इससे निश्चित रूप से वो जगह उपयुक्त नहीं था। जय श्री राम बोलना गलत है। अगर किसी ने बोला है तो भगवान का नाम लेना अगर गलत है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जय श्री राम बोलते थे, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, और आपको क्यों इतनी तकलीफ है? अगर आपको जय श्री राम से तकलीफ है तब तो फिर बड़ा दुख की बात है। इस पूरे आयोजन के दौरान सबसे पहले ममता बनर्जी ने एक मंच से शंखनाद किया। इसी शंखनाद के साथ उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर पद यात्रा के जरिए अपना दमखम दिखाने की भी कोशिश की। साथ ही जैसे ही वो मंच पर पहुंची, उन्होंने एक के बाद एक बीजेपी पर सियासी बाणों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की भी अपील की। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত ছুটির দিন ডিক্লেয়ার করেনি। আমাদের দুঃখ আছে। আমি এটাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করতেই হবে। इस दौरान ममता बनर्जी ने देश में 4 राजधानी की मांग का शगुफा भी छेड़ दिया और कोलकाता को भी देश की राजधानी बनाने की मांग उठा दी। यहाँ परोक्ष रूप से केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक देश, एक नेता, एक राशन कार्ड और एक पार्टी के विचार को बदलने की जरूरत है। ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে? 4টে থাকবে। ওয়ান লিডার, ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড, ওয়ান নেশন, one political party, one nation. What is the valuation? दरअसल बंगाल में नेताजी के नाम पर बीजेपी ने हमेशा ही अन्याय किए जाने का आरोप लगाया है, जिसके लिए वो कई बार कांग्रेस को घेर भी चुके हैं। तो टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव से पहले सियासी फायदा उठाने के लिए नेताजी को याद कर रही है। बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत में अपने लिए कई तरह के फायदे देख रही है। नेताजी की विरासत
पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ताकतवर बनाएगी, क्योंकि बंगाल में नेताजी को आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। नेताजी की विरासत हासिल करने के लिए मोदी सरकार नेताजी की सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक कर चुकी है और फाइलों को डिजिटाइज भी कर दिया गया। चुनावी माहौल में नेताजी की उपेक्षा के नाम पर बीजेपी कांग्रेस और ममता बनर्जी को लगातार घेरती रही है, क्योंकि पीएम मोदी पहले भी कई बार नेताजी के साथ अन्याय किए जाने का आरोप कांग्रेस पर लगा चुके हैं। नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। बंगाल का चुनाव इस बार टीएमसी के लिए साख और प्रतिष्ठा बचाने का चुनाव है, जबकि बीजेपी के लिए ये चुनाव बंगाल विधानसभा में नए उदय का चुनाव है। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच बवाल की तस्वीरें भी बंगाल में अब आम हो गई हैं। हावड़ा से आई ये तस्वीरें उसी बवाल की मानगी हैं। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता जब पार्टी के झंडे लगा रहे थे, उसी वक्त टीएमसी के हथियारबंद कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। हमारा ऑफिस यहाँ पे है, देखिए हमारा बाइक का क्या हाल किया। गए थे अब बाइक रख के भागेंगे नहीं, मरेंगे क्या इनके बीच में? हम तो छुपे हुए थे, क्या करेंगे, डर के मारे छुपे हुए थे। देखिए हमारा बाइक, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते। यहाँ क्या दृश्य देखे आप अभी? बम चल रहा था, गोली चल रहा था, पुलिस भागा हुआ था। पुलिस को क्या लेना देना है? आरोप है कि टीएमसी नेता कैलाश मिश्रा की अगुवाई में इस पूरे बवाल को अंजाम दिया गया। हम मांग कर रहे थे कि जो लोग हमला किए हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, लेकिन इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में वहां पर हाथों में हथियार लेकर रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, बम लेकर आए और देखते ही देखते बीजेपी के लोगों के ऊपर हमला कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले टीएमसी की हालत डूबते जहाज जैसी दिखाई दे रही है। जनाधार बढ़ने की बजाय पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का ममता बनर्जी से मोह भंग हो रहा है। इसी कड़ी में राजीव बनर्जी का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। But it hurt me the way Honorable CM has removed me from that portfolio. I thought that there should be a courtesy for removing, but I wouldn't get that chance. So I heard that from a TV channel that I have been removed. So it has also hurt me. बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय टीएमसी में मची इस उथल-पुथल की वजह ममता बनर्जी के अहंकार को बताते हैं। ममता दीदी का अहंकार उन्हीं के लिए भारी साबित पड़ रहा है। उन्हीं के नेता पार्टी छोड़ अन्य दलों में शामिल हो उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बंगाल की अस्मिता और बंगाल की संस्कृति की हिफाजत का दावा करने वाली ममता बनर्जी के लिए ये घड़ी मुश्किलों से भरी है, क्योंकि न सिर्फ उन्हें लगातार हो रहे सियासी नुकसान की भरपाई करनी है, बल्कि पराक्रम के पथ पर बढ़ रहे पीएम मोदी के काफिले को भी रोकना है। और शायद यही वजह भी है कि ममता बनर्जी उस जय घोष पर भी आक्रोशित हो रही हैं, जिसे हिंदू जनमानस में सनातन परंपराओं का हिस्सा माना जाता है। जय श्री राम के नारे लगने पर भड़की ममता बनर्जी का यह मुद्दा अब सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग, नेता इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने ममता पर वार करते हुए कहा कि जय श्री राम के नारे पर अपमानित महसूस करने वाले को पश्चिम बंगाल की जनता ही जवाब देगी। ममता बनर्जी को अब राम नाम से भी अपमान महसूस होता है। इससे आप सोचिए कि वहां का आम नागरिक कितना अपमानित होता होगा ममता बनर्जी से, क्योंकि जब आज जय श्री राम के नारे लगे, जय श्री राम हमारी संस्कृति की आत्मा है, देश की संस्कृति को अगर वो नहीं पसंद करती हैं और जय श्री राम और भारत माता की जय या वंदे मातरम से उनको इतनी अपमानित होना महसूस होता है, तो आप समझ सकती हैं कि वहां की जनता कितना अपमानित हुई होगी ममता बनर्जी के साथ में रहते हुए पिछले 10 सालों में। कोरोना महामारी की आपसी सहयोग की भावना को उस महामारी ने एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको मिलकर फिर से इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान
संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। हार्पिक और न्यूज 18 की पहल मिशन पानी एक अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। पानी बचाने की इस मुहिम को अब तक लाखों लोग इससे जुड़ चुके हैं और लगातार इससे जुड़ते जा रहे हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के हर हिस्से से लोगों का सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। स्वच्छता और पानी। हार्पिक और न्यूज 18 का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पानी की समस्या से लेके पूरे देश और जग भर में आजकल जो कैंपेन चल रहा है, और उसी कैंपेन के अंतर्गत जैसे कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ द वाटर, क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी से लेके पूरे जग भर में सभी जगह से बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। और न्यूज 18 का मैं अभिनंदन करता हूं कि इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा। लोग रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इस कैंपेन के अंतर्गत, और मुझे लगता है और न्यूज 18 का कैंपेन सक्सेसफुल होगा। हमको बचानी है ये जिंदगानी।